जी सर, पहले ये बताएं कि डेयरी फार्मिंग का शौक आपको इटली से ही उठा है या पहले से कोई शौक था पाकिस्तान से? नहीं, कहाँ पे हम खड़े हैं, कहाँ पे वो खड़े हैं? देखें, अल्लाह की रहमत से आप जैसे लोगों की वजह से बेशुमार फार्म ऐसे स्टेबल हो गए हैं जो तकरीबन यूरोप के स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। ठीक है। ये वो जो थन से दूध आता थन है। से डायरेक्टली दूध भी खालिश नहीं होता ना, हाँ जी, ऐसे ही है। क्योंकि उसकी खालिश होने की कंडीशंस है, उसमें पानी वाला ना हो ये तो खालिश नहीं होता ना, जी। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खालिश बहुत होना सारी चाहिए चीजें ना। हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम बैठे हैं जी इस वक्त तकरीबन गुजरांवाला ही कह सकते हैं जी, जी प्रॉपर गुजरात। प्रॉपर गुजरांवाला शहर में बैठे हैं। हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, डेयरी फार्मिंग का काफ़ी शौक रखते हैं। अरसा 4-5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं सर। जी अरसा 4-5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और इटली से इनका ताल्लुक है। काफ़ी लंबा अरसा इटली में इन्होंने टाइम गुजारा। स्टिल ये इटली से ही आए हैं कुछ देर के लिए। तो सर पहले तो बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। मुझे सर पहले ये बताएं कि डेयरी फार्मिंग का शौक आपको इटली से ही उठा है या पहले से कोई शौक था पाकिस्तान से? नहीं, कुछ तो हम जट बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे अबाव भी किसी ना किसी लिहाज से इससे टच थे। ठीक है। लेकिन हम पढ़ने के बाद मैं बैरून मुल्क चला गया तो मुझे वैसे इसका समझ ले कि बाई नेचर है इसका शौक है। तो फिर इस बिजनेस को थोड़ा स्टडी किया, पाकिस्तान आने का मूड बना तो कहा कि यहाँ पे अगर कोई अपना रोजगार, तो मैंने इस फील्ड को चॉइस किया। ठीक है। उसके बाद मैंने यूरोप में इसको स्टडी करना शुरू किया, एग्जीबिशन अटेंड किए, फार्मर से मिला, डॉक्टर से मिला। ठीक है। तो अभी आपकी वसातत से जो मैंने वहाँ के डॉक्टर से जो कंसल्ट किया और जो हमारा वीक पॉइंट है जी। वो जिस डॉक्टर से मेरी गपशप थी ना, वो उसने विजिट किया हुआ था ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज जो है ना। ठीक है। तो वो मुझे कहता था कि यार वो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आप इसके ना, ये जानवर है इसके बिल्कुल इसको आप ना मिलीमीटर के लिहाज से चेक करेंगे। ठीक है। जैसे आपको मेजरमेंट करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि चलो इससे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी जगह गीली है गाय के को, इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर स्पेस कम है, यानी कि प्रोटीन का वो लेवल नहीं है, थोड़ा बहुत वंडा आगे पीछे हो गया, क्या हो गया, वेट कम है, क्या हो गया जी। 350 की बजाय 250 पे गबन कर दिया तो क्या हो गया, अच्छी आ गई है। यानी कि बेशुमार छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है। जैसे आप फार्मिंग पे मैं मिल्किंग का इफेक्ट दिखा रहा था, स्ट्रेस में जाती है जी। यानी कि इसका सिंपल फार्मूला आपको तो पता ही है, हैप्पी को। जी। ठीक है ना। ठीक है। अगर जितना आप इसने हैप्पी को करना है, और ये है, और इसमें यानी कि मिल्किंग पार्लर जो है ना, अभी भी मैंने जो लगाया है यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मेरा ख्याल है इसकी जगह पे अगर मैं प्रॉपर जो किसी जर्मन ब्रांड का जो डेलावाल का ओरिजिनल प्रॉपर परफेक्ट पार्लर लगवाऊं ना सॉफ्टवेयर के साथ, तो मेरा ख्याल है कि अगर एक कौ जो है ना वो 30 लीटर दे रही है ना, तो अगर आपका 300 एनिमल है ना, तो 31 पे आ जाएंगे जस्ट बिकॉज के उसकी मिल्किंग पार्लर की आप। तो आप 300 लीटर डेली का आपका एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है। इसको साल में, यानी कि शॉर्ट वर्ड्स में आपने इसको ना आप माशाल्लाह इतना इन लोगों को गाइड करते हैं। जी जी। तो चीजों को सीरियस लें, ठीक है, नजरअंदाज नहीं करें। जी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे आप कंप्रोमाइज ना करें। कंप्रोमाइज नहीं, आपने वेंटिलेशन का भी किया एक प्रोग्राम, जी। ठीक है ना। जी। हालांकि मुझे पता भी है, फिर भी मैं सुनता हूँ। जी, ऐसा ही है। ठीक है ना, मैं यूरोप विजिट करने के बावजूद भी आपके प्रोग्राम सुनता हूँ। ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है। इसमें सर्च करें। आप ये बताएं कि पाकिस्तान की और इटली की फार्मिंग कहाँ पे हम खड़े हैं, कहाँ पे वो खड़े हैं? देखें, अल्लाह की रहमत से आप जैसे लोगों की वजह से बेशुमार फार्म ऐसे स्टेबल हो गए हैं जो तकरीबन यूरोप के स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि वहाँ पे 8,500 लीटर से यही ऑनवर्ड 10 पे यही पे जा रहे हैं, और आप ये रिजल्ट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना जी। लेकिन इशू ये है कि जो अभी जो की कहते हैं अद्धा तितर देता बटेर ना, हाँ जी हाँ जी, वो आप लगे हुए हैं, तो अल्लाह आपको अजर दे, उसको कंटिन्यू करें क्योंकि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी। मैकेनाइजेशन के हवाले से, मशीनरी के हवाले से वो तो बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे हैं। बहुत। आपको लगता है कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मिल्किंग पार्लर ही एक ऐसी चीज़ है
जो फार्मर्स अडॉप्ट कर गए हैं, वो भी उस लेवल का नहीं उस है। लेवल का नहीं है। देखिए TMR वहाँ पे वैगन, तो हम रोबोट पे है ना, जी जी, रोबोटिक्स में। रोबोटिक्स में है, वो झूले की तरह है। और फिर कोई भी पार्लर ऐसा नहीं है जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ अटैच नहीं, वो आपको स्टेटस बताता है, फीवर बताता है, A to Z चीजें उसको इनटेक बताता है, intake जानवर का। बताता है, सारा कुछ बताता है। ठीक है, अब मिल्किंग भी रोबोट्स कर रहे हैं। मिल्किंग की रोड्स कर रहे हैं। ठीक, क्या बात है। तो क्या वजह है इतनी ज़्यादा मैकेनाइजेशन पे जो आ रहे हैं? क्या वहाँ पे लेबर एक्सपेंसिव है या क्या वजह क्या है? नहीं नहीं, मेन इशू तो उसमें लेबर का आता है। बाज़ चीजें हैं वो उसमें आप मशीनरी को कंप्रोमाइज कर भी लें, लेबर से इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बल्कि बाज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तो एडवांटेज होता है। जैसे हमारी TMR है, जी जी, वो 24 आवर में एक मरतबा करते हैं। तो आप वो एक करते हैं? हम अगर 3 मरतबा कर लें तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है शायद, नहीं है। बल्कि पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही है। लेकिन उनको चूंकि कास्ट बहुत पड़ती है। क्या कॉस्ट है वहाँ पे लेबर की? लेबर देखें आपको, मेरा ख्याल है कि अगर मैं रुपीज में बचाऊं तो मेरा ख्याल है कि 7-8 हज़ार रुपया घंटे का पड़ता होगा। कितने यूरो? यानी कि 15 यूरो अगर लगाएं आप, 15 से 18, आपको 15 से 18 यूरो भी पर आवर है? बल्कि नहीं, 20 यूरो लगा रहे हैं आप ना, 20 यूरो पर आवर पर वो तो 7,000 बन गया। 7,000 रुपया बन 7,000 पर घंटे का पे करना है, और तकरीबन मिनिमम 8 आवर्स हैं। 8 आवर्स है आपका ड्यूटी टाइम। 56,000 रुपया जो है डेली का Daily का। आपको एक बंदे को ही पे करना पड़ गया, जो बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव। हमारे यहाँ पे पूरे महीने का 25,000। हाँ यही है ना। और मैं आपकी वसातत से ना एक रिक्वेस्ट करूंगा, जी जी, और खुसूसी तौर पे उन फार्मर का जी जी, जो अच्छी प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, ठीक है, कि लेबर का ख्याल रखें। ख्याल करें। देखें अगर मैं यानी कि 2 करोड़ रुपया महीना कमा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 10-15 लाख रुपया लेबर पे लगा दूंगा यार, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही, हमारे जैसे इंसान है यार, ऐसे ही कि है, बीवी बच्चे हैं ना, ऐसे ही है। ठीक है ना। मैं अपनी लेबर को कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कंफर्टेबल में। बल्कि मैं इस्लामिक नॉलेज तो मेरा पूरा सुरा ही है। मैं किसी बुजुर्ग को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आपके सदकात का, आपकी खैरात का सबसे ज़्यादा जो हकदार है ना, वो आपके मुलाजिम हैं जो आपके घर काम करते हैं। हम लोग बाहर बहुत तकसीम करते हैं, हम बहुत खैरात करते हैं, बहुत नवाजते हैं, लेकिन जब लेबर की बात आती है हम वहाँ पे ना टाइट कर जाते हैं। अक्सर देखा है। यानी ये नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। तो सर आप ये बताएं कि अब यहाँ पर आपने जो फार्मिंग स्टार्ट की थी आज से 4-5 साल पहले, किस ब्रीड का इंतखाब किया था आपने? देखिए ये ना, हमने, मेरे पास कुछ तो ऐसे ही एक्सीडेंटली मुझे मिल गई थी ऑस्ट्रेलियन 10-12 को ना, प्योर थी, तो वो मैंने ले ली। ठीक है, उसके बाद वो नायाब डेयरी वालों ने अमेरिका से इंपोर्ट जी। की, वो कुछ खरीदी। ठीक है, फिर यहाँ पे बलोच डेयरी फार्म है, उसके पास जर्सी फ्रीजियन क्रॉस, उससे लिए आपने? इसी तरह स्टेप वाइज खरीदी है। ठीक है, मतलब आपने प्योर के साथ ही काम शुरू किया है, ज्यादातर क्रॉस 80-90% ब्रीड के साथ क्रॉस आप नहीं रहे। बिल्कुल कम। तो प्योर में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पहला सवाल तो ये सर्वाइव करती पाकिस्तान में, लोग ये बहुत पूछते हैं। नहीं देखें, वो आप बता रहे हैं लोगों को, सारी बात है, लोगों बेचारों को इतनी एजुकेशन हमारे कंट्री में नहीं है, वो जिस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो हम, मेरे ख्याल है वो, यानी कि अरब कंट्रीज जो हैं, बहुत गर्म है, कितना गर्म है, बहुत गर्म है। और इसराइल, अब तो खैर अरब कंट्रीज में भी आप देखेंगे ना, सऊदीया में भी, और अलबराई देख लें, यानी कि ये तो बिल्कुल स्टूपिड सी बात है, हमारी एनवायरनमेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। सऊदी अरब में आप अलमराई को स्टडी कर लें, आप साफी को स्टडी कर लें, 70-80,000 जो है ना वहाँ पे जामों की तादाद है। और ये मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे गर्मी का क्या लेवल है, बहुत शदीद गर्मी होती है, और गायें वहाँ पे जो है माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। अब तो कई सेटअप ऐसे हैं सऊदी अरब में जहाँ से हीफर्स को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट थे सूडान में, उन्होंने कुछ 400 हीफर्स परचेज की थी, साफी से की थी या अलमराई से की थी सऊदी अरब में। तो वो इस लेवल पे आ चुके हैं कि अब वो अपने जानवरों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा जी प्योर ब्रेड के साथ? देखिए मेरा, जिस समझ लें कि मेरी कुछ बैड लक कह लें, वो आया लंपी स्किन का, लंपी आ गया, हाँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैंने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया, मैं काफ़ी गया, ठीक है ना। लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है, चूंकि मैं नॉलेज करता हूँ, स्टडी करता हूँ, हमारा चूंकि दूध रेट इधर अच्छा है, ठीक है, हम सरवाइव कर गए हैं, ठीक है। और अब इंशाल्लाह इसीलिए मैंने आपको बुलाया था कि मैं जो थोड़ी बहुत कसर है निकाल उनको मैं चेंज करके प्रॉपर हाई जो है अपना परफॉर्मेंस वाले एनिमल करूँ ना। तो आप, मैं इसमें क्या बताऊंगा, आप इतनी डिटेल से बता चुके हैं। प्रॉफिटेबल तो यही है कि आप प्योर में करें ना, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें तो आप जा ही नहीं सकते ना, क्रॉस में आपका वही जो सेम आप 6,000-5,000। लेकिन साथ में ये भी गाइड कर दूं कि ये प्योर का सेटअप ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसके लिए फिर आपको पूरा सेटअप चाहिए। अगर आप कहें कि ऐसे ही हम डेरेदारी निज़ाम में प्योर की गाय को चला लेंगे, वो नुकसान देगी, आपको सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाएगा, ब्रीडिंग के मसाइल आएंगे, एनिमल अबॉर्ट कर जाते हैं, एक्सपायरी हो जाती है। बगैर माहौल के जी आप प्योर ब्रीड को चला ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर दूध कितने में सेल कर रहे हैं? दूध हम 170 पे कर रहे हैं। 170। अब ये आपसे लोग लेके जाते हैं या अपना पॉइंट नहीं, लेके जाते हैं। पॉइंट कब बनाना आप? पॉइंट नहीं, एक हमारा है अभी दो छोटा सा पॉइंट, और अभी जो है ना एक मेरे पास आइडिया था जी जी जो मैंने कुछ आपसे डिस्कस किया अभी, जी जी कि एक तो मैं सेल पॉइंट इधर, चूंकि हमारा मेन मेन रोड पे, हाँ जी, मेन रोड पे एक तो हाँ सेल जी। पॉइंट इधर बनाऊंगा, और एक मेरे जहन में आया था कि जो हमारे समझ लें कि इधर फिर भी देहाती लोग हैं और जो कॉलोनीज वगैरह है ना, वहाँ पे फिर भी इन्वायरमेंट बेहतर है, लोगों का थोड़ा शऊर लेवल भी बेटर है। तो मेरे जहन में था कि मैं सिटी हाउसिंग में एक शॉप बनाऊँ अच्छी सी VIP, ठीक है और उसमें मैं ना कुछ लड़के ट्रेंड करूँ, जी, और वो डोर टू डोर इन्वायरमेंट, यानी कि उसकी Sale हमारी करें। जो इन्वायरमेंट है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, इसके Awareness एंटीबायोटिक है। अवेयरनेस देना, और ठीक इसकी है। दूध की क्वालिटी का बताएं कि जैसे आप बता रहे थे कि भैंस के वो जो थन से दूध आता खान है, से डायरेक्टली दूध भी खालिश नहीं होता ना, हाँ जी, ऐसे ही है। क्योंकि उसकी खालिश होने की कंडीशंस है, उसमें पानी वाला ना हो ये तो खालिश नहीं होता ना, जी, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खालिश बहुत होना सारी चाहिए चीजें ना। हैं, हाँ जी, हाँ जी। यानी कि आप उसमें वो सारे केमिकल्स और कैंसर ज्यादा चीजें जो है वो आप उसको वो तो बिल्कुल स्टूपिड सी बात है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे एक ग्वाला जो है ना मेरे डेयरी फार्म से दूध ले और उसमें 10 लीटर में 2 लीटर पानी डाल के दे दे, जी जी, और दूसरी साइड पे मुझे डायरेक्ट थान से वो कच्चे वाला। उल्ली वाले टुकर हाँ जी, के गंदे पानी वाली मकई या चारा या स्टाला आगे देगा, तो मैं 3 लीटर पानी वाला दूध प्रेफर कर लूंगा उससे, तो बजाय कि वो मैं केमिकल ज्यादा दूध पी। जी। एक तो ये कि टॉक्सिन, मैं से ये बात कहता हूँ कि भैंस के थन से दूध निकलता देखकर आप ले लें कि ये खालिश है, वो प्योर तो कह सकते हैं, लेकिन क्या वो हेल्दी है, ये इसके ऊपर डिबेट है। अगर आप अपने जानवर को हार्मोन्स लगा रहे हैं, अगर आप अपने जानवर को फंगस ज़्यादा खुराक दे रहे हैं, अगर आप अपने जानवर को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ठीक है जी, तो ये वो चीज़ें हैं जिनके असरात आपके दूध में आते हैं। एंड देयर आर मैनी मिल्क बॉर्न जो जी आपके जो जर्म्स हैं जो थ्रू मिल्क ट्रांसफर होते हैं। तो एक तो ये बात याद रखें कि दूध जब भी इस्तेमाल करें बॉयल करके इस्तेमाल करें, कच्चा दूध नहीं पीना आपने, क्योंकि कुछ अगर आप जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा ना खास्ता उसमें अगर कोई आपके जर्म्स मौजूद हैं, तो आप जो दूध को बॉयल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। दूध हमेशा बॉयल करके इस्तेमाल करें। दूसरा ये जरूर चेक करें कि जहाँ से आप दूध ले रहे हैं वहाँ पे डाइट क्या है। अब कमर्शियल सेक्टर में जब एनिमल की डाइट जो चेक की जाती है, हम टॉक्सिन्स का बहुत ख्याल रखते हैं। क्यों? हमने जानवर को प्रेग्नेंट करना है, हमने लेमनेस से बचाना है, हमने मेस्टाइटिस से बचाना है, हमने जानवर की प्रोडक्टिव लाइफ को बेहतर करना है, हम टॉक्सिन से बचा के रखते हैं। नंबर 2, हमारे पास फार्म पे चूंकि मैनेजमेंट अच्छी है तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम होता है। नंबर 3, अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो भी गया सर, हम चूंकि बच्चों को दूध देते हैं बकेट्स के अंदर, तो एंटीबायोटिक वाले जानवर का दूध डायरेक्ट बछड़े को या बछड़ी को पिला दिया जाता है। अब एक फार्मर जिसके घर में जानवर है, उसके जानवर को एंटीबायोटिक लग गई है, अब वो उसके बच्चे डायरेक्ट माँ के नीचे दूध पीते हैं, उस बेचारे की मजबूरी है कि जो बकाया दूध है वो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करे। हुकूमत की सब्सिडी भी कोई नहीं है कि अब एंटीबायोटिक वाला दूध गिरा दो तो आपको ये सब्सिडाइज, कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो अच्छा अगली चीज़, कमर्शियल सेक्टर में जो खुराक दी जाती है उसमें प्रोटीन का ख्याल रखा जाता है, उसमें देखा जाता है कि जो यूरिया का जो लेवल है कंट्रोल्ड हो ताकि जानवर डिस्टर्ब ना हो। मल्टी वाइटामिन दिए जाते हैं, मिनरल्स दिए जाते हैं, बाईपास फैट, मतलब मुकम्मल तौर पे एक न्यूट्रिशनल पैकेज है जो आपको दिया जाता है। मुझे अगर मौका मिले, मैं भैंस के दूध पे जो टुकड़े खा रही है, मैं ऐसी गाय का दूध जो किसी कमर्शियल सेक्टर पर खड़ी है उसको प्रेफर करूंगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन से पाक है, एंटीबायोटिक से पाक है, हार्मोन से पाक है और कंप्लीटली न्यूट्रिशियस मिल्क है। जो अगली बात, क्योंकि हमारे पास स्क्रीनिंग होती रहती है, हम वैक्सीनेशन रूटीन से करते रहते हैं, तो ये जानवर जो है इनकी हेल्थ अच्छी होती है, बीमारियों से भी इनका दूध पाक होता है। तो ये अवेयरनेस कैसे आएगी वहां को? देखिए, आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। वैसे तो ये होना चाहिए असूली तौर पे, तो ये तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका कंट्रोल तो हुकूमत ही कर सकती है, वो ही कर सकती है बच्चों को इम्प्लीमेंट करना है जी। ठीक है ना। मैं आपको मिजाज देता हूँ, मेरा एक अकाउंटेंट जो है ना इटली में, उसका सेबों का बाग है। ठीक है। एक दिन मैं उस ऐसे ही बाई चांस चला गया, तो उसके सारे जो सेब थे ना वो लोड होकर वो जाया किए जा रहे थे। अच्छा,
इतने खूबसूरत सेब। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहता है यार गलती से स्प्रे थोड़ा ज्यादा हो गया था। ओह। उससे पहले हुकूमती अदारे आते हैं, वो चेक करते हैं, जो प्रॉपर रिक्वायर्ड है उससे ऊपर आपने ऊपर उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, हम इसको जहर कहते हैं ना, ठीक है ना, ऊपर कर दिया तो वो अवाम वो सेहत के लिए मुज़िर के लिए ओके नहीं है। यानी कि इतना खूबसूरत, यानी कि और इतना टेस्टी सेब कि आप तस्वर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में टाइट है। ले जनाब, इसका जो टोटल आज की वीडियो का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है, एक तो हमें अपनी डेयरी फार्मिंग में अपने आप को बेहतर करने के लिए हमें मैनेजमेंट को बेहतर करना है, और दूध की जो सेल है उसमें हमें अपने फार्मर्स को अवेयरनेस देनी है। ये अवेयरनेस जो है, अब जैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा ताल्लुक है इन गायों के साथ, मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे जो है किसी कमर्शियल डेयरी का, किसी कॉर्पोरेट डेयरी का दूध पी लें, वो हेल्दी है। मुझे उसमें कोई दो राय मेरे लिए नहीं है। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपनी डाइट को चेक करना पड़ेगा कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। हर फार्मर अपने तौर पे हिस्सा डाले। मैं तो चाहता हूँ कि हर फार्मर अपने फार्म की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाए, और जो उसकी शॉप है उस शॉप पे वो डॉक्यूमेंट्री चलाए। जो भी बंदा दूध खरीदने आया उसे पूछे भाई टाइम है तो 5 मिनट बैठ के ये डॉक्यूमेंट्री दे। इस तरह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ चेंज विल कम। कतरे कतरे से समंदर बनता है, लेकिन अपना हिस्सा डालना शुरू कर दें। अल्लाह के ज़ात जो हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।